And today our topic is techniques of programming language and translator. लेक्चर नंबर 2 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टेक्निक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम कोई ना कोई पाथ, कोई वे जो है वो चूज़ करते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो बहुत आसानी से और बग़ैर किसी मिस्टेक किए हुए एक आसानी से हम बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं प्रोग्राम को बनाने के लिए। एक है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है और दूसरा अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है। जब भी हम कोई लार्ज प्रोजेक्ट करते हैं या कोई लार्ज प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व करते हैं तो हम उसके ऊपर कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसमें से सबसे पहला हम रूल्स पढ़ेंगे कि लार्ज प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर। ये स्मॉल पार्ट्स के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करने से हमारी प्रॉब्लम जो है वो सिंपलर हो जाती है, इजी हो जाती है। उसको समझना जो है हमारे लिए बाक़दर आसान होता है। जब हम उसको समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत से सॉल्यूशंस जो हैं वो भी मिल जाते हैं। फिर हम उन सॉल्यूशंस को देखते हैं कि उस सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए बेहतर है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर फ़ायदा हुआ कि जब हमने लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट के अंदर कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने से क्या हुआ कि एक तो प्रॉब्लम को समझना जो है वो हमारे लिए आसान हो गया। दूसरा ये कि जब हम उसको समझ लेते हैं तो उसके लिए हम बहुत से सलूशन जो है वो ढूंढ लेते हैं। इसके अंदर जब हम लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट का अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शन देखते हैं। हर ऑप्शन जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, अपने लिहाज से कंट्रोल करता है। मसलन जैसे अगर हम प्रिंट की कमांड देखें तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट की कमांड जो है वो इंफॉर्मेशन या डाटा प्रिंटर को सेंड करता है ताकि वो प्रिंट आउट होकर हमें मिल सके। इसका मतलब है कि जो प्रिंट है या जो प्रिंट की कमांड है उसके अंदर हमने ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम प्रिंटिंग को कंट्रोल करते हैं। सेव है तो सेव के अंदर हम जब भी सेव का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि वो फ़ाइल को किसी न किसी लोकेशन के ऊपर आप स्टोर कर देगा ताकि हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। इस तरह हर मॉड्यूल, हर पार्ट, हर फंक्शन को जब हम अलग-अलग डेवलप कर लेते हैं, डेवलप करने के बाद में इसको आपस में लिंकअप कर देते हैं। जब ये पार्ट्स आपस में लिंकअप हो जाते हैं तो वो हमारे पास एक लार्ज प्रोजेक्ट की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। अब इसके अंदर चूँकि हमने तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है तो इसके अंदर हर प्रोग्राम को, हर फंक्शन को हम सेपरेटली तौर पर बाद में उसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसके अंदर हम देख सकते हैं। जब हम हर लार्ज प्रोजेक्ट को, जितने भी लार्ज प्रोजेक्ट हैं, जो भी हमारे पास लार्ज प्रोजेक्ट होगा उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको लिखना, उसको समझना, उसके अंदर कोई एरर आ जाए, यहाँ पे है डिबग मतलब एरर को रिमूव करना। बग कहते हैं एरर को और डिबग कहते हैं एरर को रिमूव करना। हम उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाता है उसको आसानी से जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमने कोई इस प्रोग्राम के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो वो भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर एक और ख़ासियत है कि जब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते हैं एक बंदा हमेशा एक सीट के ऊपर नहीं रहता, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो मूव होता रहता है। तो जब उसने एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के मुताबिक काम किया होगा तो दूसरा बंदा जब आएगा सॉफ्टवेयर को, उसको समझना जो है उसके लिए आसान होगा। समझना आसान होगा तो इसका मतलब है वो उसको आसानी से हैंडल कर सकता है। अब हम दूसरी टेक्निक को डिस्कस करते हैं। दूसरी टेक्निक है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम
जो लार्ज प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं हम उसको एज अ सिंगल मॉड्यूल ही लेते हैं, उसको फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं करते। हम उसके लिए इकट्ठा ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे, उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यूज़र की अगर कोई रिक्वायरमेंट कुछ होगी तो हम हो सकता है इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ और डेवलप करके दे दें, क्योंकि सबसे बेस्ट वे है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको हम डिवाइड कर लें स्मॉल पार्ट्स के अंदर। जब हम एक ही मॉड्यूल के अंदर उसको डेवलप करेंगे तो उसमें एरर को डिटेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जब एरर डिटेक्ट नहीं होगा तो उसके ऊपर टाइम भी वेस्टेज होगी। उसके अंदर हम कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना भी हमारे लिए इजी नहीं होगा। कोई एरर आ जाता है, उस एरर की वजह से हमें सारा प्रोग्राम जो है, पूरा जो सिंगल यूनिट है उस मॉड्यूल को देखना पड़ेगा। कल को कोई बंदा दूसरा आता है इसकी जगह सॉफ्टवेयर हैंडल करने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से अगर हम देखें तो सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो कौन सी है, वो हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल डिस्कस करूँगा कि एक मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम को देखें कि मुख्तलिफ़ मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर आगे जैसे मेन प्रोग्राम है उसके नीचे ए, बी और सी एक उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। फिर ए को सब डिवाइड किया गया है A1, A2, A3। बी को सब डिवाइड किया गया है B1, B2। ऐसे ही सी को भी सब डिवाइड किया गया है C1, C2, C3। अब मेन प्रोग्राम जब ये तमाम पार्ट्स आपस में लिंक अप हो जाएंगे तो हमारे पास मेन प्रोग्राम बन जाएगा। तो इसके अंदर जब भी हम किसी भी फंक्शनैलिटी को देखना चाहते हैं, किसी भी पार्ट को देखना चाहते हैं, या मॉड्यूल को या सब मॉड्यूल को, मॉड्यूल या सब मॉड्यूल क्या होता है, जैसे मेन प्रोग्राम है उसका मॉड्यूल है बी या ए है। अब ए एक मॉड्यूल है, उसका आगे सब मॉड्यूल A1, A2, A3, ठीक है। तो जब हम ए के अंदर एक ही फंक्शनैलिटीज़ को चेक करना चाहते हैं, A1 को देखना चाहते हैं या A2 को देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए इसके अंदर फाइंड करना आसान होगा। ये एक एग्जांपल के तौर पर पेश किया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को, कि हम इसके ज़रिए एग्जांपल के ज़रिए डिफ़ाइन कर सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा जो है इसके अंदर वो है लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर चेंज करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज हमेशा जो हमारे पास सोर्स कोड होता है हम उसको एज अ हाई लेवल लैंग्वेज देते हैं, और जो मशीन कोड होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को हम सोर्स कोड, और मशीन के अंदर जो होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट कोड जो 0-1 की फॉर्म में होता है, मशीन कोड जो 0-1 की फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है या लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसके ज़रिए हमारे लिए उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है, समझना काफ़ी आसान हो जाता है, जिसके ज़रिए वो यूज़र को प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका जो सोर्स कोड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है मशीन कोड के अंदर। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका अपना ट्रांसलेटर होता है, अपना ट्रांसलेटर मतलब प्रोसेसर, ट्रांसलेटर कह लें, प्रोसेसर कह लें, अपना एक ट्रांसलेटर या सॉफ्टवेयर होता है। अब इसके अंदर अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके अंदर 3 तरह की टाइप्स हैं। एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है और एक असेंबलर है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को या सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करते हैं। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले हम ट्रांसलेटर्स की टाइप्स में से डिस्कस करते हैं कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर एज आ होल। एज आ होल से क्या मुराद है कि जब आपने एक पूरा
फंक्शन लिख लिया, एक पूरा फंक्शन लिख लिया, आप उसको जब कंपाइल करेंगे, कंपाइल मतलब कि सोर्स कोड को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, तो वो तमाम जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, कोड लिखा है, उसको लेके इकट्ठा ही कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। अगर तो उसके अंदर कोई एरर होगा, सिंटैक्स एरर, क्योंकि कंपाइलर जो है वह सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है, और सिंटैक्स पहले बता दिया गया था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि सिंटैक्स किसको कहा जाता है, रूल्स को। वो रूल्स जिनकी मदद से हम सोर्स कोड लिखते हैं। अगर तो उसके अंदर सिंटैक्स एरर आ जाता है, मतलब कि लिखने में हम कोई गलती कर देते हैं, तो कंपाइलर उसको डिटेक्ट कर लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा। पहले हमें एरर को रिमूव करना होगा, फिर जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर चेक करेगा पहले कि इसके अंदर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर मतलब चेक करेगा कि इस सोर्स कोड के अंदर कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दूसरी टाइप इसके अंदर आ जाती है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है ये भी सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है इसके अंदर वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करेगा, यानी कि एक आपने स्टेटमेंट लिखी है, साथ ही इंटरप्रेटर जो है इसको चेक कर लेगा इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, साथ इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या मशीन कोड के अंदर 01 की फॉर्म में। अगर इसके अंदर एरर होगा तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने की इजाज़त नहीं देगा, आपको पहले उस एरर को रिमूव करना होगा। वो इंडिकेट कर देगा, साथ ही इंटरप्रेटर जो है वो इंडिकेट कर देगा कि इसके अंदर एरर है। इसका मतलब है कि ये जो इंटरप्रेटर है ये साथ साथ ही अपनी वर्किंग को चेक कर लेता है। जैसे ही आपने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसने चेक कर लेना है, दूसरी स्टेटमेंट लिखी है, इसने साथ ही चेक कर लेना है। अगर हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर की वर्किंग को चेक करें तो इंटरप्रेटर जो है इसकी वर्किंग स्लोअर है किसकी निस्बत, कंपाइलर की निस्बत। लेकिन इसके अंदर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं साथ ही ये एरर को डिटेक्ट कर देता है। अगर एरर आ जाए तो ये एग्जीक्यूशन नहीं करता, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, मतलब कि आगे रन नहीं करता, वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर और नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसके अंदर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल के अंदर जैसे हमारे पास यहाँ पे सी प्रोग्राम मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने एक सोर्स कोड लिखा है। उस सोर्स कोड को पहला स्टेप सोर्स कोड है, उसके बाद वो क्या करता है, कंपाइलिंग करता है। जैसे कि आपको बताया था कि कंपाइलिंग करने के दौरान वो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड के अंदर या मशीन कोड के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर। जब वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा कि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि बाइनरी कोड को जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। वो एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा तो यूज़र को आउटपुट शो हो जाएगी। यहाँ पे नीचे इनपुट देता है यूज़र, जैसे इनपुट देगा यूज़र तो कंप्यूटर उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा यूज़र की इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड के अंदर। जैसे ही बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा तो कन्वर्ट करने के बाद वो उसका आउटपुट जो है वो निकाल देगा। आउटपुट अगर वीडियो ग्राफिक की होगी तो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देगा, साउंड की होगी स्पीकर के ज़रिए सुना देगा, अगर हार्ड फॉर्म में होगा, प्रिंटिंग फॉर्म में होगा तो वो प्रिंटर लगा होगा, प्रिंट आउट निकाल देगा। एक छोटी सी एग्जांपल थी इसको समझने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं असम्बलर क्या है। असम्बलर के अंदर हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ा है पहले, इससे जो पहले टॉपिक था उसके अंदर हमने असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर निमोनिक्स कुछ कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर लेवल के ऊपर। और ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो असम्बलर क्या है, असम्बलर असेंबली लैंग्वेज के लिए ही ट्रांसलेटर है, जो कि असेंबली कोड को, मतलब कि ऐसा कोड जो असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है उसको कन्वर्ट करती है मशीन कोड के अंदर। जब मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा तो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन जब हम सोर्स कोड की बात करते हैं या असेंबली कोड की बात करते हैं तो कंप्यूटर कभी भी उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा।
क्योंकि कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज है, वो कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। हमेशा वो 0-1 की फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करेगा। इसका मतलब 3 तरह की हमने ट्रांसलेटर की टाइप्स पढ़ी हैं, एक कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर और एक असेंबलर। तीनों के अंदर हमने डिफरेंस भी देख लिया कि कंपाइलर एज आ होल कोड को कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चेक करेगा, और असेंबलर जो है वो भी तमाम कोड को लेके मशीन कोड के अंदर चेंज कर देता है। उससे पहले हमने डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या हैं। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर हमने 2 तरह की टेक्निक्स पढ़ी हैं। एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ा था, जिसके अंदर हम लार्ज प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर, ताकि प्रोग्राम जाके जो प्रॉब्लम है उसको समझना हमारे लिए आसान हो, सॉफ्टवेयर बनाना हमारे लिए आसान हो। उसके लिए हम डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल सकें और उनमें से जो सॉल्यूशन होगा वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अनस्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि हम उसके अंदर कन्वर्जन नहीं करते, हम लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि एज आ होल ही हम लेके चलते हैं कि एक ही सिंगल मॉड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। उसकी कोई भी आगे सब मॉड्यूलिंग नहीं होती, कोई भी उसका पार्ट्स नहीं होता, सब पार्ट्स नहीं होते। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक ही मॉड्यूल के अंदर सारे काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे लिए प्रोग्राम बनाना भी मुश्किल होता है, उसको समझना भी मुश्किल होता है। बाद में उसके अंदर हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो वो चेंजिंग करना भी मुश्किल होता है। असेंबली लैंग्वेज के नीचे एक डायग्राम बनी है, जिसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेट करता है, क्या करता है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट को। लोअर लैंग्वेज के अंदर या असेंबली लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है? ये हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर के ज़रिए कन्वर्ट करता है किसके अंदर? लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो हैं, अगर वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर है तो असेंबलर, थर्ड हमने पढ़ा था असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? उसको असेंबली के कोड को चेंज कर देता है बाइनरी कोड के अंदर, बाइनरी में 0-1 के कोड के अंदर चेंज कर देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सी कोड लिखा गया है सबसे ऊपर, जहाँ पे इंक्लूड stdio.io.h। ये क्या है? ये एक सी का कोड है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है। हाई लेवल लैंग्वेज का कोड आगे कंपाइलर इस्तेमाल किया गया है कि अगर आप एग्जांपल के अंदर देखें, हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सी कोड और 0-1 के कोड के अंदर, मतलब ये हमारे पास क्या है? ये सी कोड है, ठीक है, और ये क्या है? 0-1 का कोड है, और ये इसके दरमियान क्या है? ये हमारे पास कंपाइलर है, ठीक है। तो जब भी हमने सी का कोड जो है वो कन्वर्ट करना है, सिस्टम कन्वर्ट करेगा 0-1 के कोड के अंदर, तो वो दरमियान में कंपाइलर होगा। कंपाइलर क्या करेगा कि सी के कोड को कन्वर्ट कर देगा, इसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये 0-1 की फॉर्म के अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ताकि ये कंप्यूटर जो है उसको प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। और जब भी सी कोड को हम कन्वर्ट करते हैं तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे अगर आप इसका नाम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है .exe, मतलब कि exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये कोड जो है, सोर्स कोड, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर। एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फ़ाइल होती है जो कि हम डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमने लेक्चर को कंप्लीट किया है, हमने अपने टॉपिक्स कवर किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।